I'm audible, everyone. Good morning. Shall we start? Still many are there who can join, but we'll start. Already it is 10 minutes late. Okay. Okay. So let's begin with a topic. Now, for today, we have this topic: a disinfection method. In last lecture, we have seen about the softening methods, and now we'll see about this disinfection method. Right. So this is in your syllabus, and where in disinfection we have to cover a chlorination, the chemistry of chlorination, kinetic of disinfection, chlorine demand, free add combined chlorine, breakpoint chlorination, superchlorination, dechlorination, chlorine residue, use of iodine, ozone, ultraviolet rays, and chlorine dioxide, and disinfection, well water disinfection. Out of this much topic, we'll cover some topics today, and whatever will not cover today, we'll take in next lectures. Okay, so let us begin with this topic: disinfection. Why it is necessary? What will happen if will not provide a disinfection? What are the consequences, or what we can say, what are the problems which a human can face if we not done a disinfection? Okay, so disinfection is a final process to which water is subjected prior to distribution. This is very essential because आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो ट्रीट हो रहा होगा वाटर, दैट्स ट्रू, बट आपके घरों तक पहुंचने तक के हो सकता है कि वहां पे कुछ इन्फेक्शन आपका अटैक कर सकता है जो आपके वाटर में पोल्यूटेंट को मिक्स कर सकता है. सो फॉर दैट योर the disinfection is very important. All other treatment processes such as the sedimentation, flocculation, coagulation, filtration cannot give a guarantee for a safe water. आप simply sedimentation अगर करोगे, फ्लोकुलेशन कोएगुलेशन करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे, तो ये जो सभी चीजें हैं ये किस चीज के लिए है? इफ यू रिमेम्बर दिस, अगर हम दोबारा थोड़ा बैक ट्रैक करें हमारे प्रोसेसर्स और ऑपरेशंस को, तो हमको समझ में आता है कि सेडिमेंटेशन हो गया, फ्लोकुलेशन हो गया, कोएगुलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन, ये क्या करता है? ये आपके जो पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, उनको सेटल करने की कोशिश, सब में हम लोग वही कर रहे हैं. जो कोलाइडल पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, हम उसको ही हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. वेयर एज डिसइंफेक्शन में क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया. अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा कि जो भी डायरिया हो गया या आपका कोई और अगर जो बीमारी है विच इज कॉजिंग बाय द बैक्टीरियाज, सो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को हमें किल करना बहुत जरूरी है. तो हम उसके लिए हम डिसइंफेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ओके, ओनली द डिसइंफेक्शन प्रोसेस कैन एश्योर दैट द वायरस, मैं सिर्फ सिंपली बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, वायरसेस भी होता है, वो भी उसमें आ जाता है. ठीक है, only the disinfection process can assure that the water is safe. In the absence of all other processes, disinfection alone can be employed as a single effective treatment process. ठीक है, मान लो कहने की बात है कि मान लो अगर ऐसा पानी हमने पी लिया जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके ज्यादा हैं, ठीक है, मतलब एक बार पिया, 2 बार पिया, 3 बार पिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है, लेकिन अगर लॉन्गर टाइम के लिए यही सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाला आप वाटर का कंज्यूम करोगे, हाई सस्पेंडेड पार्टिकल लिया, सॉलिड जिसमें प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में, सो इन अ लॉन्ग टर्म यूजेज दिस विल cause a problem to your health. But if you take a disinfection water, sorry, if you use a infected water, ऐसा वाटर जिसमें ऑलरेडी वायरसेस है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? इमीडिएटली आपके हेल्थ को प्रॉब्लम देगा और आप बहुत जल्दी इसमें बीमार पड़ सकते हो. ठीक है, तो हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि सारा ट्रीटमेंट चलो ठीक है एक तरफ हो गया, लेकिन आपका जो ये इन्फेक्शन वाला रिलेटेड चीजें हैं उसे डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है. यू टेक इट एज अ सेपरेट ट्रीटमेंट प्रोसेस, राइट? Disinfection is a different from sterilization, in which complete destruction of all living organism occurs and the effect is a permanent. हम क्या बोल रहे हैं कि डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं? इन्फेक्शियस चीजों को हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं. Whereas sterilization is a different process. Sterilization में भी हम सारे जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे सरफेस में, उसको हम मतलब
रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे डिसइंफेक्शन में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरस को रिमूव कर रहे हैं ऐसा नहीं है। विच आर डेंजर्स फॉर द हेल्थ हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। वेयर एज स्टरलाइजेशन में क्या है कि जितने भी प्रकार के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरसेस है, प्रोटोजोआज वगैरह है, अगर किसी सरफेस में है तो उसको कंप्लीटली रिमूव करना इज नोन एज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन जनरली हम आपके हाई प्रेशर ऑफ स्टीम में करते हैं इसको, विद हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर। ओके, तो स्टरलाइजेशन वो अलग प्रोसेस हो गया, in which a complete destruction of all living organisms and the infected is permanent, whereas disinfection primary inactive infectious microorganism, आपकी जो microorganisms को inactive कर देगा वो, and is effective for a limited period। और ये ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिव होने के लिए रोक दिया, लेकिन तो ज्यादातर ये जो होता है ना कंप्लीट स्टरलाइजेशन, तो ये आपके हॉस्पिटल गए होंगे, ये ज्यादातर आपके ओटी मतलब आपके हॉस्पिटल वगैरह में ज्यादा इसको यूज किया जाता है। सेकंड थिंग, हॉस्पिटल में यूज किया जाता है वो भी कहाँ पे, जहाँ पे आपका जहाँ पे आपके जैसे सिरिंज वगैरह है। पहले तो हमारे ये सिस्टम हुआ करता था, करते थे, ये बहुत पुराना तरीका हो गया। तो ओटी में भी क्या होता था कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं, एक वेसल में हम लोग क्या करते हैं उसको रख देते हैं, एंड उसको हाई स्टीम में हम लोग क्या करते हैं उसे 1 आवर के लिए रख देते हैं, सो दैट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें थे पैथोजेनिक वाले, पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजेनिक हो, सारे के सारे उसमें हम लोग किल कर देते हैं। स्टरलाइजेशन लैब, whenever you will come back to college, we'll show you the demo of this. Okay, the complete sterilization of water supply is extremely difficult to achieve and would not be necessary. Both chemical and physical method are used for the disinfection method। आप इसमें केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड दोनों भी आप कर सकते हो, ठीक है। केमिकल में बहुत सारे केमिकल यूज होंगे, वेयरएज फिजिकल में आपके सिंपली यूवी रेस को यूज करेंगे, बॉइलिंग को हम यूज करेंगे। तो दिस आर द वेरी सिंपल मेथड्स। So disinfection of water, the process of killing the infected bacteria from the water and making it safe to the user is called as a disinfection। Simple process of killing the infective bacteria, ठीक है, and which can be user friendly। The water which come out from the filter may contain some diseases causing a bacteria in addition to use of useful bacteria। Before the water is applied to the public, it is utmost necessary to kill all the disease causing a bacteria। जैसे जैसे भी आपका वाटर ट्रीटमेंट के बाहर में आएगा, यूज करने लायक होगा, तो दिस इज गुड डिसइंफेक्टेंट। अच्छा डिसइंफेक्टेंट कैसा होना चाहिए, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट। दे शुड डिस्ट्रॉय ऑल द हार्मफुल पैथोजेंस एंड मेक इट सेफ फॉर यूज। दे शुड नॉट टेक more time in killing bacteria। They should be economical and easily available। They should not require a high skill for their applications। After treatment, the water should not be become a toxic and objectionable to the use। वो में पर्टिकुलर डोज रहता है, उस डोज को वहां पे हमको डालना पड़ता है, हमें उतने डोज को ही मिक्स करना पड़ेगा। बट व्हाट हैपन ड्यू टू अनअवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, a normal person can think if I put this much amount on this, it is treating well, okay, but if I put some extra amount of dose,
it will react fast. Your water will be treated very fast, and you will get one more dose. So whenever we are adding dosing in this, so what will happen? It may change your taste, it may change your order, or sometimes it may be a toxic, because a huge amount of quantity will make it objectionable to the user, which will be not which will be not friendly for the drinking purpose. So this should happen at least per liter water. Okay, the concentration should be determined by a simply and quickly. Now the concentration should be determined. Yeah, what does it mean? Disinfectant which is added in the water, so it should be easily determined. Okay, and it should be a very quick process. Okay, so that thing we have to take care of this. Now, method of disinfection. There are basically two methods of the disinfection. Number one is a physical method, another one is a chemical method. Okay, so in physical method there are three methods. First is boiling, ultraviolet, and ultrasonic rays. In boiling, boil the water for 15 to 20 minutes and kill the diseases causing bacteria. This process is applicable for individual homes. And this is the very basic. किसी की तबीयत भी खराब हो गई होगी या किसी का फीवर आ गया होगा, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे हमारे घरों में हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, क्या करते हैं कि हमको गर्म पानी उबाल के देते हैं. व्हाट इज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आपका जो फीवर है शायद वो बैक्टीरिया के कारण और बढ़ सकता है. तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि देयर इज नो सच बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर, which will increase your health rapidly. Okay. So next is the ultraviolet rays. What is allowed to pass about a 10 centimeter thickness by ultraviolet rays? एक अल्ट्रावायलेट बल्ब रहेगा, उस बल्ब से अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगी. ठीक है, तो हमारा जो वाटर है हमें उससे क्या करना पड़ेगा, उस अल्ट्रावायलेट रेज से पास करना पड़ेगा. दिस प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली एंड नॉट यूज एज अ वाटर वर्क्स सुटेबल फॉर द इंस्टीट्यूशन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो बॉइलिंग मेथड है, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड विच कैन बी इजीली यूज्ड इन होम्स. बट अल्ट्रावायलेट जो बल्ब्स आते हैं, दैट इज इनफैक्ट दैट इटसेल्फ वेरी कॉस्टिंग, हैविंग अ हाई कॉस्ट which cannot be used in anywhere. आप कहीं भी ऐसे ही आप यूज नहीं कर सकते हो, काफी कॉस्टली आता है. So everybody will afford this, that is not possible. So this is uneconomical. Next is the ultrasonic rays. Suitable instructions were given for these ultrasonic waves. Now if these ultrasonic waves now these ultrasonic rays are passed from the your water, and then it gets treated, and then it gets what you can say, it is disinfected. uh, okay, so it will get disinfected. So next method is a chemical method. The first one is a chlorination, using chlorine gas or a chlorine compounds. Now what will happen if you take some liter of water, say one or two, then of course में क्या करना पड़े, then you have to add some dose of amount of a chlorine. So that is known as a chlorination. Again, in this chemical method, this is a very simplest one, that you use as a chlorine as a disinfection. Now this you can use as a gas, or you can use as a or you can use as a in liquid form, or simply in a previous it was comes in a powder form. So if in any nature we can use in your drinking water. Okay. Next is a bromine and iodine. It is expensive and it leaves taste and odor. Now chlorination first method, bromine and iodine ये आपका second method है. Now why this is very rare in nature, so it is very expensive. So this is a very expensive. Chlorination कैसे आपको commonly मिल जाता है, तो उसका जो रेट है वो कम है. Whereas the bromine and iodine जो है आपको easily available नहीं मिलता है. You have to demand for this, and it has some cost more than the chlorination. बट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपका ब्रोमीन और आयोडीन जो है, ये आपका टेस्ट है वो उसमें महसूस करेंगे. आप पानी जब पियोगे तो आपको ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट और ऑर्डर आपको महसूस होगा. सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस ब्रोमीन एंड आयोडीन. नेक्स्ट इज अ पोटेशियम परमैंगनेट. दिस इज अगेन अ वेरी सिंपलेस्ट वन.
जहाँ पे जिसके घर में अगर कुआं होगा तो शायद उन्होंने कभी देखा होगा, बारिश के टाइमों में आपका जो कुआं है वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है इन द सेंस ऑफ उसमें टर्बिडिटी भी आ जाती है, और जिसके कारण आपका जो ग्राउंड वाटर से पानी सीपेज होके आता है, तो उसकी वजह से वो जो वेल वाटर है वो आपका इन्फेक्टेड हो जाता है। सो समटाइम्स यू कैन फील दैट कि उसमें से बदबू भी आता है। सो हम क्या करते हैं कि हम पोटेशियम परमैंगनेट को यूजुअली हम लोग आपके कुएं में डाल देते हैं। सो दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द वाटर, यूज कैन बी फॉर द डग वेल, यूज कैन बी फॉर द पॉन्ड वाटर और अ प्राइवेट सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, आप ये सब चीजें पोटेशियम परमैंगनेट यू कैन गेट वेरी इजीली, आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएगा ये चीज, और आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज द ओजोन। नाउ ओजोन इज योर O3। O3 इज वेरी एक्सपेंसिव। ये O3 इतने आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड लीव नो टेस्ट ऑर्डर और रेसिड्यू। इसमें कुछ भी ऐसा no leaves no taste order or residual. Now next last one is the excessive lime treatment needs a long distance need a long uh, detention time for a time interval and larger lime sludge to be settled. अब क्या होता है कि जब हम लाइम ऐड करते हैं तो लाइम को मिक्स करने के लिए हमको टाइम लगेगा। देन आपका जो लाइम है वो इनिशियली वो आपको सस्पेंडेड मैटर में रहेगा, देन धीरे धीरे उसको हम लोग टाइम अलाउ करेंगे उसको सेटल होने के लिए। आफ्टर सेटलिंग ऑफ दिस यू कैन सी द ह्यूज अमाउंट ऑफ sludges formed in the bottom of the tank. So this one is also a very cheaper one. ये आपको लाइम इजीली मिल जाता है, कहीं भी मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट देयर विल बी अ लार्ज लाइम स्लज which is to be treated, वो आपको ट्रीट करना पड़ेगा before throwing on the land surface or on any water bodies. So this is very important कि हाँ ठीक है आपका ये easily available हो जाता है, cheap मिल जाता है, लेकिन problem is that it has a large sludge which is to be treated. Now let us start with this chemical disinfection. So various chemical agents have been used for the disinfection for drinking water. Each agent has its own advantage and limitation. बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं, सभी के फायदे हैं नुकसान हैं। ठीक है, द कॉमनली यूज एजेंट आर क्लोरीन, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। क्लोरीन हो गया इटसेल्फ क्लोरीन, और या फिर क्लोरीन कंपाउंड्स हो गए लाइक क्लोरीनेटेड लाइम, ऑक्सीडेंट लाइक ओजोन एंड पोटेशियम परमैंगनेट एंड हैलोजन्स। ओके, so let us begin with this chemical disinfection by chlorine. We'll see one by one. Chlorine. Chlorine and its compound are a common chemical disinfectant. Comparatively, they are less harmful and more effective. Please remember this. This is very very important. आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। कभी आपने अगर आपको बोल दिया कि differentiate between any two methods of a chemical disinfection, so you can remember like this. This is a very common one. You can get anywhere. Okay, comparatively they are less harmful and more effective. ये आपने ध्यान में रखना है। They are quick in action. Others are also quick in action. लेकिन अगर हम फिजिकल से अगर हम कंपेयर करेंगे, so yes of course chemical is then quick action. In the presence of a moisture, chlorine is a highly corrosive to all metal except silver and lead. The chlorination process may be of a two types. ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज इन प्री क्लोरिनेशन मेथड। हाँ, आपके दो मेथड, आपके दो क्लोरिनेशन प्रोसेस में दो टाइप के होते हैं। वन इज नोन एज अ प्री क्लोरिनेशन एंड सेकंड इज अ पोस्ट क्लोरिनेशन। सो प्री क्लोरिनेशन मेथड, क्लोरीन इज अप्लाइड प्रायर टू एनी अदर ट्रीटमेंट। हम क्या करते हैं, प्री क्लोरिन हम क्लोरिनेशन ऐड करते हैं। कहाँ पे ऐड करेंगे, आपके सेडिमेंटेशन के पहले, क्योंकि यहाँ क्या बोलता है अप्लाइड प्रायर टू एनी अदर ट्रीटमेंट, यानी जो भी आपके ट्रीटमेंट ऑपरेशन है, प्रोसेस है, उसके पहले ही आपको करना है। यूजुअली फॉर कंट्रोलिंग अलगी टेस्ट एंड ऑर्डर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका अलगी टेस्ट एंड ऑर्डर उसमें प्रोड्यूस हो सकता है। इन पोस्ट क्लोरिनेशन मेथड, क्लोरीन इज अप्लाइड आफ्टर अदर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, स्पेशली आफ्टर फिल्ट्रेशन। अदर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस स्पेशली आफ्टर फिल्ट्रेशन। अभी आपका जो अगर आपने ध्यान दिया दोबारा से इसमें,
आपका जो फ्लो डायग्राम है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, तो सबसे आखिरी में जो आएगा आपका, दैट इज योर दिस वन, फिल्ट्रेशन, चाहे वो रैपिड सन फिल्टर हो, प्रेशर फिल्टर हो या स्लो सन फिल्टर हो। उसके बाद में जो वाटर आ रहा है उसको, उसमें आपने क्लोरिनेशन ऐड करना है। नाउ यहाँ पे दो चीजें आती है, वन इज प्री क्लोरिनेशन एंड अदर इज अ पोस्ट क्लोरिनेशन। बेसिक डिफरेंस क्या है, हम एक्चुअली कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो प्री क्लोरिनेशन क्या होता है कि हमें सेडिमेंटेशन के पहले ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका एल्गल ग्रोथ है या टेस्ट है या ऑर्डर है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्री क्लोरिनेशन करने की कोशिश करते हैं। पोस्ट क्लोरिनेशन क्यों करते हैं हम लोग, जैसे हमने अभी फिल्ट्रेशन के बाद क्या किया, एक सम बनाया है, सम के बाद हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। से सपोज करो कि आपका जो सिटी है वो आपका 25 किलोमीटर का रेडियस में है, एंड सेंटर में आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, बट आप ये सोचिए कि आपके जो सिटी है उसमें जो एंड यूजर होगा, जो 25 किलोमीटर में होगा, तो वहां तक ये मुझे वाटर को पहुंचाना है, वहां तक मुझे वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। सो द पाइपलाइंस, ओके। नाउ इस पाइपलाइन से वो जा रहा है पानी, 25 किलोमीटर जा रहा है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक कि कहीं पे पाइप डैमेज होगा, कहीं पे पाइप लीकेज होगा, या कहीं पे कोई आपका जो सीवर लाइन है वो आपके वाटर के क्लोज में होगा, तो वहां से कुछ ना कुछ वाटर जो सीप होके हल्का फुल्का जो पानी है वो आपके मेन वाटर पाइप में आ रहा है। सो दिस में बी अ चांसेस, ओके। सो आपके घरों में जो आपका क्लोरीन का लेवल होना चाहिए वो उतना प्रोवाइड नहीं होता। से सपोज करो कि अगर आपको 2 ppm का आपको अगर रिक्वायर्ड है क्लोरीन का आपके वाटर टैप में, ठीक है, बट आपने 2 ppm स्टार्टिंग में तो डाल दिया था, सब में आया, सब में भी हमने 2 ppm कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया, लेकिन व्हाट विल हैपन, जब वो आपके घरों तक पानी आएगा तो जो 2 ppm का कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी गेट रिड्यूस्ड, वो हो सकता है आपका रिड्यूस हो जाएगा, मे बी इट विल बी ओनली 0.5 ppm, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मे बी इट विल बी 0.5 ppm। सो हम क्या करते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन में कि हम उसको पहले से ही आपका क्लोरिनेशन का कॉन्सेंट्रेशन उसको बढ़ा के डालते हैं, सो दैट आफ्टर 25th किलोमीटर वो जो आखिरी वाला आदमी है उसके घरों में भी वो 2 ppm का कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। So that's why this post chlorination is important. The chlorine dosage must be sufficient to leave a residual of 0.2 to 2 mg per liter. See, just in previous slide only I told you regarding 2 mg per liter, but the residual chlorine जो रहना चाहिए कितना होना चाहिए, 0.2 to 2 mg per liter free chlorine. Two common methods used to measure the residual chlorine in the water are diethyl paraphenylene diamine method and orthotoluidine method. So these are the two methods by which you can identify the residual chlorine. Now, chlorinated lime, ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग केमिकल डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन पढ़ रहे हैं, उसी में हम पढ़ रहे हैं क्लोरिनेटेड लाइम। इट इज कॉमनली नोन एज अ ब्लीचिंग पाउडर, वेरी सिंपल वन। ब्लीचिंग पाउडर हमें बचपन से ही, अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होंगे तो भी उनको समझता है ये चीज, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी समझता था कि ब्लीचिंग पाउडर हमको यूज करना है, कोई भी चीज को डिसइंफेक्टेंट करना है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर यूज करना है, क्योंकि मार्केट में यही आपका ज्यादा पहले चलता था। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ए लिक्विड क्लोरीन, your chlorinated lime was widely used for the chlorination. It is a loose combination of a slack lime and a chlorine gas. Slack lime यानी क्या होता है पता है आपको, जो एलम होता है, एलम का भट्टा, उसको उसकी बात कर रहे हैं, स्लैग लाइम की बात कर रहे हैं, क्लोरीन गैस। व्हेन एडेड टू वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव अ हाइपोक्लोरस एसिड। जब इसको हम वाटर में मिक्स करते हैं इट गिव्स अ हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरिनेटेड लाइम इज अनस्टेबल एंड ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर, लाइट एंड मॉइस्चर रिड्यूसेस द क्लोरीन कंटेंट रैपिडली। आपका जो है नेचर में बहुत अनस्टेबल है। नेचर में अनस्टेबल मतलब जब भी है वो आपके एयर के साथ में आएगा कॉन्टेक्ट में, लाइट के साथ में आएगा, या एयर के मॉइस्चर के साथ में कॉन्टेक्ट आएगा, तो सडनली वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, ओके, और जो आपका क्लोरीन कंजम्पशन है वो बहुत फास्ट होना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज अ क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन इज द एडिशन ऑफ अ क्लोरीन टू किल द बैक्टीरिया। Chlorination is a very widely adopted in all the developing countries for treatment of water for a public supply. Chlorine is available in a gas, liquid और a solid form. ये तीनों फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो हमने पहले भी देखा था। दिस इज नोन एज अ क्लोरिनेटेड लाइम। नाउ
Advantages of a chlorine. Now, what is the advantage of chlorine is chlorine is manufactured easily by electrolytes of a common salt, जिसको हम बोलते हैं NaCl. Right? It is a powerful oxidant and can penetrate the cell wall of organism and its content. Doses can be controlled precisely. इसमें आप डोज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन टेक इन एन mg, और अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो यू कैन टेक इन ml. Can be easily detected by a simple ortho-olidine test. एक simple method के through हम इसको find out कर सकते हैं. Does not form a harmful constituent on a reaction with organic or inorganic in water. Leaves the required residue in water to neutralize a recontamination later. So these are the various advantages which make this chlorination for the better use. Precaution in using chlorine. What precaution you should take? A chlorine gas or liquid is highly corrosive and lethal to inhale. Chlorine gas अगर लीक हो गया प्लांट में तो हमें उससे दूर भागना चाहिए, ना कि उसके क्लोज जाना चाहिए, बिकॉज it has so much you can say power, or you can say it's so much dangerous that a person can die on if it is in contact with the chlorine gas. Okay, so you should not inhale these things. Hence it is to be stored carefully and sealed in container at a distance. ठीक है, और इसको हम लोग बहुत केयरफुली क्या करते हैं, सील करके कंटेनर में रख देते हैं. एंड वन मोर थिंग वी आर ट्राइंग टू डू, जहाँ पे भी इसका ये चैम्बर होगा, जहाँ पे भी हम लोग क्लोरीन गैस को रखते हैं, तो उसके ऊपर में आप देखना है उसके ऊपर में एक फ्लैग लगा होगा. द फ्लैग मे बी लाइक दिस, फ्लैग पोस्ट विल बी देयर लाइक दिस, एंड यू कैन सी बलून फ्लैग विल बी देयर लाइक दिस. आपका ये बलून फ्लैग रहेगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका विंड का डायरेक्शन क्या है. व्हाट विल बी योर विंड डायरेक्शन. विंड डायरेक्शन विल बी इन दिस वे. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, से सपोज करो कि क्लोरीन गैस जो है वो लीक हो गई हमारे प्लांट में. क्लोरीन गैस क्या हो गई, लीक हो गई. सो अगर मान लो अगर लीक हो गया तो व्हाट विल हैपन, आप लोगों ने वर्कर्स वो क्या करेंगे, इनिशियली दे हैव टू सी दिस डायरेक्शन. ये डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि आपका जो विंड ब्लोइंग है वो किस डायरेक्शन में है. अगर विंड ब्लोइंग इस डायरेक्शन में है तो सभी लोगों ने क्या करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागना है. ठीक है. इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर विंड डायरेक्शन ऐसा है तो सब इस तरफ भागोगे. अगर ऐसा होगा तो आपका जो क्लोरीन गैस है उसका कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में ज्यादा रहेगा, एंड दैट मे हैपन देयर. दिस इज दैट मच डेंजरस. ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, जो भी विंड डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हमें दौड़ना चाहिए. सो वी शुड टेक केयर इन दिस वे. दिस इज वेरी वेरी डेंजर. If the water contain a phenolic compound, there is a reaction with the chlorine can result in a cancer causing a substances. और ये चीज का अगर कंज्यूम आपने ज्यादा अमाउंट में किया या ज्यादा आपने इसके कांटेक्ट में है, सो इट इज दैट मच डेंजर कि प्रोलॉन्ग यूज के कारण वो आपको कैंसर भी हो सकता है. Now this term will come where residual chlorine is what. Okay, let us go in this way. There are two terms, residual chlorine and next is a chlorine demand. These are the two different terms. Okay. Now what we mean by residual chlorine is when a chlorine is applied in a water, some of it's consumed in killing the pathogens. देखो पहले क्या होता है, अब जैसे ही हमने क्लोराइन को हमारे वाटर में ऐड किया, क्लोरीन को हमने हमारे वाटर में ऐड किया, सबसे पहले क्या होगा कि जो भी क्लोरीन है, इनिशियल जो भी डोज आपने दिया है, वो उस वाटर में जितने भी कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसके बाद क्या होगा, कुछ आफ्टर किलिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो आपके बचे कुछ जो क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, एंड द बैलेंस इज डिटेक्टेड एज ए रेसिडुअल क्लोरीन. और इसके अलावा अगर आपके क्लोरीन कुछ रह जाता है आपके वाटर में, सो दैट विल बी नोन एज योर रेसिडुअल क्लोरीन. सो रेसिडुअल क्लोरीन यानी क्या, बचा कुचा. ओके, तो यहाँ पे डिसइंफेक्शन बेसिकली दो पर्पस हमारे हो रहे हैं. नंबर वन इज यू आर क्लीनिंग, first process is the killing of a pathogenic bacteria, and second one is some amount
chlorine it will be react with the organic and inorganic substances. अभी भी अगर कुछ रह गया है तो that will be known as a residual chlorine. The difference between the quantity and applied per liter and the residual is called as a chlorine demand. The difference between the quantity applied, जितना आपने अप्लाई किया है, and the residual chlorine, जो रेसिड्यू हो जा रहा है उसमें जो भी डिफरेंसेस होगा दैट इज एक्चुअल क्लोरीन डिमांड. एक्चुअली उस वाटर को ट्रीट करने के लिए दो ही प्रोसेस होता है. वन इज योर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को खत्म करने का और दूसरा आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स होने का. तो इसको जितना आपको क्लोरीन लगेगा दैट विल बी नोन एज योर क्लोरीन डिमांड. तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जितना आपने क्लोरीन को ऐड किया और आपके पास में जो रेसिडुअल रहेगा आप उसको माइनस कर दे तो आपको कंजप्शन फॉर दिस टू प्रोसेस यू विल गेट इजीली. ओके, तो व्हिच विल बी टर्म्ड एज अ क्लोरीन डिमांड. पॉल्यूटेड वाटर हैज अ मोर क्लोरीन डिमांड. जितना पॉल्यूट रहेगा, जितना वाटर ज्यादा पॉल्यूट रहेगा उतना आपको क्लोरीन डिमांड ज्यादा लगेगा. If water is pre-treated by a sedimentation and aeration, chlorine demand may be reduced. If it is pre-treated by sedimentation and aeration, no, that is true. Sedimentation and aeration में क्या होगा कि आपके जो heavy particles है वो जल्दी settle हो जाएंगे. Somebody is saying something. Somebody is saying something. कोई कुछ पूछ रहा है. खराब मध्ये कडे त्या साईडला आहे यार. मग त्या साईडला हां मग ते खराब होते. वेंचुरे प्लीज आपका अनम्यूट कीजिए शायद. Okay. If a water is pre-treated by sedimentation and aeration, chlorine demand may be reduced. Normally, residual chlorine of a 0.2 mg per liter is required. Normally, आपके वाटर में आपके घरों तक जो पहुंचना चाहिए जो मिनिमम क्वांटिटी है that is 0.2 mg per liter. That must be required. Now, behavior of a chlorine in a water. Behavior of the chlorine in water. ये किस तरह से behave करता है that is important. When chlorine is dissolved in a water, forms hypochlorous acid and a hypochloric acid. ये आपके दो फॉर्म में आ रहा है, hypochlorous and hypochloric. So Cl2 plus H2O will give you HOCl plus HCl. ठीक है, HOCl plus HCl, hypochlorous and hypochloric. This is a hypochlorous and this is hypochloric. After some time मैं डबल बोला, hypochlorous acid and a hydrochloric acid ऐसे दो फॉर्म में आ रहा है. So this is a hypochlorous and this is a hydrochloric acid. After some time hydrochloric acid further ionized as follows. So आपका जो hydrochlorous है that is HOCl will be bifurcated in H plus OCl minus. The two prevailing species HOCl ये जो है these are known as a free available chlorine are responsible for the disinfection of the water. ठीक है, chlorine react with the ammonia in water to form a monochloramine which is generally given by NH2Cl और उसका जो pH होगा that is a 7.5. Dichloramine NHCl2 उसका जो pH होगा 5 to 6.5 होगा and trichloroamine that is NCl3 उसका जो pH का वैल्यू रहेगा that is a 4.4 which is released and their distribution depend on the pH value of the water. Now doses of chlorine. हमने पहले क्या देखा कि रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है और क्लोरीन डिमांड क्या होता है. Now here we want to see the doses of chlorine. So plain chlorination में कैसे होगा और सुपर क्लोरिनेशन में कैसे होगा. अब ये दो कॉन्सेप्ट नए हैं. तो plain chlorination is the process of addition of a chlorine only when the surface water. Please see this. I am highlighting this point. Plain chlorination is a process of addition of chlorine only when the surface water with no other treatment is required.
जिसको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है और ऊपर से आप कुछ क्लोरीन ऐड कर रहे हो, so that will be known as a plain chlorination. The water of a lakes and a spring is a pure and can be used after a plain chlorination. A rate of a 0.8 mg per liter per hour at 15 Newton per centimeter square pressure is a normal dosage so as to maintain in a residual chlorine of 0.2 mg per liter. The superchlorination is defined as a administration of a dose considerably in excess of the that necessary for the adequate bacteria purification of water. Dose considerably in excess of the necessary for the adequate bacteria purification of water. About 10 to 15 mg per liter is applied with a contact time of 10 to 30 minutes. 10 to 30 minutes. Okay. Under circumstances such as during a epidemic breakout, water is to be dechlorinated before supply to the distribution system. आपको इसको dechlorinated करना पड़ेगा आपको distribute करने के पहले. So in this one more topic will come whenever we say doses. ठीक है, ये जो आपका रेसिडुअल क्लोरीन आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड सम रिएक्टिंग विद द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, यहाँ पे हमने बिहेवियर भी देखा, यहाँ पे हमने डोज भी देखा. उसी की बेसिस में यहाँ पे हमने अभी देखना है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन. हम ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन बोलते किसको है? तो यहाँ पे आपको दो एक्सिस मिलेगी, यहाँ पे आपको दो एक्सिस मिलेगी, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एंड एक्स एक्सिस यू कैन सी इट्स अ क्लोरीन डोज, यहाँ डोज है, whereas in y axis this is known as your residual chlorine, right? When chlorine is applied to water containing organic microorganism and ammonia, the residual chlorine leaves fluctuate with the increase in a doses as shown in figure. आप इसमें देख सकते हो कि ये जो आपका अप्लाइड क्लोरीन है, जैसे जैसे आपका ये क्लोरीन डोज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये रेसिडुअल क्लोरीन भी बढ़ता जाएगा. एंड यू कैन सी इट इज very gradually it is increasing, very gradually it is increasing. In another way, one more graph is there where you can see as chlorine doses increases, this residual chlorine also increases. A से B, B से C, C से फिर डाउन हो गया, D से ऊपर गया. तो अब देखिए A से B जो है ये बढ़ते जा रहा है, देन B से C थोड़ा सा जल्दी से इंक्रीज हो गया है, देन C के बाद जब D में आया तो एकदम से डाउन हो गया है, एंड D से फिर से ये स्टार्ट हो गया है. तो ब्रेक पॉइंट का जो फंडामेंटल यहीं से आएगा. अप टू द पॉइंट बी इट इज अब्सॉर्ब बाय रिड्यूसिंग एजेंट इन अ वाटर. अप टू द पॉइंट बी इट इज अब्सॉर्ब बाय रिड्यूसिंग एजेंट इन अ वाटर. यू कैन सी इट इज increasing. Okay, the dose is increasing. Further increase from the chloramine with the ammonia in the water. जैसे जैसे आपका डोज बढ़ रहा है तो आपका जो रेसिडुअल वाला है वो भी आपका बढ़ते जा रहा है. उसमें क्लोरामाइन्स आ रहा है इफेक्टिवली एज ए Cl एंड OCl फॉर्म. ठीक है, आपका जो क्लोरामाइन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? Cl ये हमने देखा था यहाँ पे हमने देखा था किस फॉर्म में होना चाहिए? ये या तो Cl फॉर्म में होना चाहिए या OCl फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, या तो Cl फॉर्म में होना चाहिए या आपके OCl फॉर्म में होना चाहिए. Okay. When the free chloride content increases, when the free chlorine content increases, it reacts with the chloramine and reducing the available chlorine. It reduces the available chlorine. I repeat, chloramine are effective as a Cl and OCl form when the free chlorine content increases. When the free chlorine content increases, it reacts with the chloramine and reducing the available chlorine. At the point D, यानी इस पॉइंट में all the chloramines are converted to effective N2O NCl3. ओके, तो यहाँ पे जितना भी है वो क्या होगा? देखो, कहने की बात है कि यहाँ पे डोज बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये खुद ही कंज्यूम करना शुरू कर देगा. अब ये खुद कंज्यूम करना शुरू करेगा तो क्या हो जाएगा कि जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा? डाउन होते चले आएगा. ओके, सो उसके बाद में है at the point D, the chloramine are converted to a effective N2O NCl3
beyond point D a free residual chlorine appear again. जैसे यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के आपका फ्री क्लोरीन रेसिडुअल हो रहा था, यहाँ तक कि जैसे हम आए तो सेम वैसे फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा. ओके, दिस पॉइंट डी इज कॉल्ड अ ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन. यहाँ पे ये जो पॉइंट हम बोल रहे हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज अ ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, क्योंकि जो भी आपने डोज दिया तो उसने वाटर को ट्रीट करने की कोशिश की, यहाँ तक के पूरा कंज्यूम हो गया. लेकिन इसके बाद फिर से जब हमने अगर फिर से हम लोग अगर क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिडुअल क्लोरीन आपका इंक्रीज करते चले जाएगा. द पॉइंट डी इज कॉल्ड एज अ ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन. डोसेज बियॉन्ड दिस पॉइंट इज द सेम एज अ सुपर क्लोरिनेशन. ठीक है, जो हमने यहाँ पे सुपर क्लोरिनेशन में पढ़ रहे थे. सुपर क्लोरिनेशन डिफाइंड एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डोज कंसिडरेबल एक्सेस ऑफ द नेसेसरी. अभी क्या है, जो हमको नेसेसरी था, कितना नेसेसरी था, हमको इतना ही नेसेसरी था, लेकिन इससे एक्सेस में हम लोगों ने क्या किया, क्लोरिनेशन प्रोवाइड किया, तो विच विल बी टर्म्ड एज अ सुपर क्लोरिनेशन. ये एक्सेस का होगा, रिक्वायर्ड हमको यहीं तक का था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बाद भी उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं. नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज योर एक्सेस क्लोरिनेशन. ओके, इस डी के बाद में जा रहा है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बाद में कोई भी आप क्लोरीन ऐड करते चले जाओ, दैट विल बी नोन एज अ सुपर क्लोरिनेशन. In superchlorination, no such a rational measurement is made and the dosage is taken at the random. Okay. Then dechlorionization, removal of excess chlorine. Now, अब होता है क्या है कि वाटर में ये जो आपका एक्सेस क्लोरीन है, सुपर क्लोरिनेशन जो हो रहा है, जिसके कारण आपका जो वाटर का टेस्ट है वो खराब हो सकता है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. बारिश का टाइम पे की मैं एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे अगर आपके घरों में कुआं होगा या हैंडपंप होगा तो क्या होता है कि वाटर बड़ा खराब हो जाता है, उसमें टर्बिड वाटर ज़्यादा हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ऐड वी आर ट्राइंग टू ऐड अ ब्लीचिंग पाउडर टू डिसइंफेक्टेड. लेकिन अगर हमने उसको डोज में अगर कंट्रोल नहीं रखा, बहुत ज़्यादा हमने डोज डाल दिया उसमें, सो व्हाट विल हैपन कि उसका जो टेस्ट है, ओरिजिनल टेस्ट है वेल वाटर का, that will be not remain the same. वो उसका टेस्ट ही चेंज कर देगा उसको, क्योंकि इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ डोजेस हो गया है कि उसके टेस्ट को ही चेंज कर देता है. सो दैट इज नॉट गुड. सो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि क्लोरिनेशन को वहां से रिमूव करना पड़ेगा, वहां से हमको क्लोरीन को निकालना पड़ेगा. ओके, तो रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन रिजल्टिंग फ्रॉम ए सुपर क्लोरिनेशन इन अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीटली इज कॉल्ड एज डीक्लोरिनेशन. अभी सुपर क्लोरिनेशन यानी क्या कि ब्रेक पॉइंट के बाद में अगर आप डोज ऐड करते रहोगे तो वो सुपर क्लोरिनेशन में चले जाएगा, which will create a problem in your drinking water. So हमें क्या करना पड़ेगा, उस excess chlorine को remove करना है, that is known as a dechlorination. Excess chlorine in a water give a pungent smell and corroded the pipeline. अगर आपका एक्स्ट्रा क्लोरीन रहेगा आपके वाटर में तो पेंजेंट स्मेल तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो गई, लेकिन अगर आपकी जो पाइपलाइन है उसमें वो बार बार यूज में आ रहा है तो इट विल बी करोड, इट विल गिव यू करोडनेस, करेक्शन देगा. Hence excess chlorine is to be removed before supply. इसलिए हमें जो भी क्लोरीन एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड किया उसे रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फिजिकली मेथड लाइक एरिएशन, हीटिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑन चारकोल में बी एडॉप्टेड. तो आप डीक्लोराइजेशन के लिए क्या कर सकते हो, आप उसको एरिएशन कर सकते हो, जैसे हमने कैस्केड एरिएटर में स्टार्टिंग में पढ़ा था. एरिएशन मतलब हमें ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट के कारण अंदर में आपका ऑक्सीजन जाएगा और HCl बाहर में आएगा. सो दैट एरिएशन वी हैव टू सॉरी H2S बाहर में आएगा, HCl बाहर में आएगा. तो दैट वी हैव टू डू. हीटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उसमें भी आपका वेपराइज के साथ में काफी कुछ आपका पार्ट निकल जाएगा, क्लोरीन साथ में निकल जाएगा. देन एब्जॉर्प्शन कैन ऑल्सो बी अ गुड प्रोसेस. ओके, so chemical method like a sulfur dioxide NaSO2, sodium bisulfate NaSO3 and sodium thiosulfate Na2S2SO8 are also used as a chemical. Physical method में aeration, heating and absorption है, whereas a chemical में आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फेट एंड थायोसल्फेट के साथ में आप उसको यूज कर सकते हो. ना पॉइंट ऑफ क्लोरिनेशन, chlorine applied at the various stages of a treatment and the distribution accordingly. They are known as a pre, post, and rechlorination. I repeat, they are known as a pre, post, and rechlorination.
Pre-chlorination, post-chlorination and rechlorination, ऐसे 3 वर्ड आएंगे इसमें. So pre-chlorination is chlorine applied prior to a sedimentation and filtration process is known as a pre-chlorination. This is a practice when the water is heavily polluted and to remove a taste, odor, color and a growth of algal on the treatment unit. Pre-chlorination improve coagulation and post-chlorination dosage may be reduced. तो प्री क्लोरिनेशन की जरूरत है कि अगर आपका जो वाटर है हेवीली पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा इसमें स्मेल आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो अब इनिशियल लेवल पे क्लोरिनेशन को ऐड करते हुए सब चीजों को कंट्रोल कर लेगा. ओके. सेकंड थिंग कि अगर आपका पोस्ट क्लोरिनेशन में आपको आपके डोज को कम करना है तो प्री क्लोरिनेशन में ही आपके डोज को बढ़ा दो. दैट कैन बी डन. Post chlorination, when the chlorine is added in the water after all the treatment, is known as a post chlorination. Last one is a rechlorination. In long distribution system, chlorine residual may fall, rendering the water unsafe. Application of excess chlorine to compensate for this may lead to unpleasant smell to consumer at the point nearer to the treatment point. In such cases, chlorine is applied again. Now, what will happen? कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि सिटी में आपका सेंटर ऑफ द सिटी में आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है. 25th किलोमीटर में आपको जो लास्ट एंड यूजर होगा, अगर उसके घरों तक पानी जो जा रहा है, अगर उसमें कुछ प्रकार का अगर कुछ पॉल्यूटेंट मिक्स हो जा रहा है या आपका अनप्लेजेंट स्मेल आ जा रहा है आपके वाटर में, in that case you need to add a chlorine again. So that is known as a rechlorination. Okay. And again that is a rechlorinated and intermediate point generally at a service reservoir and a booster pumping stations. So completely whatever we have seen till now is regarding the chlorination and a chemical process. Chemical process में second part हमारा जो आता है, that is a chemical disinfection by a ozone. Now it is also a powerful oxidizing agent and highly unstable. This is very powerful and it's very highly unstable in nature. It must be manufactured on a site by passing dry air through a high voltage, high frequency electrical discharge. Okay, आप इसको किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो? It must be manufactured on a site by passing dry air through high voltage. अगर आप हाई वोल्टेज के थ्रू आपके अगर हाई ड्राई पार्सल एयर को हमने पास किया तो ये आप उसको अचीव कर सकते हो, आप ओजोन में कन्वर्ट कर सकते हो. इट हैज अ मोर रैपिड इफेक्ट than a chlorine in destroying viruses and bacteria, including spores. I repeat, it has a more rapid effect than a chlorine in destroying viruses. But the major problem is with this ozone is this is a very expensive one. तो हम उसको जनरली इसलिए यूज नहीं कर सकते. So also effective, though it is a very effective, but this is uneconomical. So also effective in eliminating the compound that give a objectionable taste and a color to ozone. The treatment with the ozone should leave 1 to 2 mg per liter of a residual ozone. ठीक है, जैसे हम लोग क्लोरीन में रेसिडुअल क्लोरीन रह जाता है, वैसे ही यहाँ पे आपका रेसिडुअल ओजोन भी रह जाता है. बट ओजोन यूजुअली लीव वेरी लो लेवल ऑफ रेसिडुअल एंड thus there is no protection against new contamination of water after disinfection. ठीक है, दो आपका 1 to 2 mg per liter आपका रेसिडुअल ओजोन रह जाता है, बट ओजोन यूजुअली लीव वेरी लो लेवल ऑफ रेसिडुअल्स. मतलब बहुत कम रेसिड्यू रह जाता है उसमें और उसका इफेक्ट भी बहुत कम होता है. The high installation and operation cost further reduces it uses as a disinfection. इसके कॉस्ट के कारण ही इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. Next is a chemical disinfection by a potassium permanganate. It is also a powerful oxidizing agent. It has been found to be effective against cholera pathogen but not other pathogens. आप इसको पोटेशियम परमैंगनेट को कहाँ ज्यादातर यूज कर सकते हो? इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद कोलेरा. ठीक है, ऐसे जगह पे आप कोलेरा पैथोजेंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए यू कैन यूज अ पोटेशियम परमैंगनेट. सिंस इट लीव्स अ स्टेन इन अ कंटेनर इट इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी डिसइंफेक्टेंट. ये इसका एक मेजर प्रॉब्लम है कि ये आपके जो भी कंटेनर है उसमें स्टेन ये रह जाएगा, उसका निशान रह जाएगा हमेशा के लिए. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट यूजफुल. केमिकल डिसइंफेक्शन बाय हैलोजेंस. सो हैलोजेंस में जनरली आपको ब्रोमीन एंड आयोडीन आ जाता है. सो ब्रोमीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ अ स्विमिंग पूल. जो ज्यादातर हम लोग स्विमिंग पूल में यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इरिटेबिलिटी टू द आई देन क्लोरीन. Fluorine and iodine are also at times
यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। फ्लोरीन बहुत पहले की बात है, इसको यूज किया जाता है, बट इटसेल्फ a toxic element, so it cannot be used further. I'm skipping this point. So those that point are completely for a chemical one. This is related to a physical disinfection by the UV radiation. Two important physical disinfection methods are ultraviolet UV radiation and boiling of the water. So electromagnetic radiation of ultraviolet range can be used to destroy microorganisms. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज कर सकते हैं, हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज वेरी इफेक्टिव इन सर्टेन स्मॉल वाटर सप्लाईज where the water is highly polished, filtered and demineralized. The process is also used in an industry. ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उससे ज़्यादा हम यूज नहीं करते हैं। Just hold on, Actually, irradiation must strike the organism to kill it. In the processes, some of the radiation energy is absorbed by the organism and others constituent in the medium surrounding the organism. So, if the sufficient doses of a UV reach to organism, water can be disinfected. तो जो आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आपके ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना चाहिए। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो आपको एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो मेनली क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को किल करना है, तो आपके जो यूवी रेज है वहां तक पहुंचना चाहिए। The germicidal effect of ultraviolet energy is thought to be associated with the absorption by a certain organic compound essentially for the functioning of the cells. Dissipation of the energy by excitation causes disruption of unsaturated bonds, particularly of the pyramids and pyrimidine, and this lead to a lethal biochemical changes. UV treatment does not alter the water chemically. इससे अच्छा मतलब यूवी से क्या है ना, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई केमिकली कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं जो उसको ऑब्जेक्शनेबल बनाएगा किसी भी तरीके से, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ओनली एनर्जी इज एडेड विच प्रोड्यूसेस अ हीट रिजल्टिंग इन टेम्परेचर राइज इन द ट्रीटेड टेम्परेचर। UV rays can penetrate the cell wall of a microorganism. ये इसका एक फंक्शनिंग है। ये यूवी, ये आपके जो बैक्टीरिया है माइक्रो ये मरते कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर तक के जब यूवी जो पेनिट्रेट होगा तो उसके सेल्स को वो डैमेज करेगा। जब वो सेल्स डैमेज होंगे तो वो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल्स हो जाएंगे। सो द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ डिसइंफेक्शन बाय यूवी रेडिएशन इज टू इट मस्ट रीच द ऑर्गेनिज्म सिंस द यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑर्गेनिज्म अलोन कैन किल देम। वो एक ही तरीका है जिससे वो आसानी से मर सकता है। दिस इज वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ यूवी प्रोसेस। Other disadvantages are lack of filters to readily establish the efficiency of the process, inability of UV radiation to provide a residual disinfection. Okay, so basically बात ये है कि there may be a chances, अभी इसका फंक्शनिंग यही है कि UV रेज अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पहुंच गया तो ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। अगर ये नहीं पहुंच पाया तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे के वैसे ही रहेंगे, वो और ग्रो करना शुरू कर देंगे। So this is the only disadvantage of a UV process. Otherwise, वाटर में कुछ और उसका बदलाव होगा, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा या केमिकल अपीयरेंस चेंज होगा, इस तरह से कुछ नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। Okay, so this is all about the disinfection part. So there are two important physical and chemical disinfection. अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये डायग्राम आपको पूछ लेता है क्या होता है कैसा होता है, ये 5 मार्क में आ ही जाता है। आपका जो रेसिडुअल क्लोरीन है, क्लोरीन डिमांड है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लो। आपका जो क्लोरीन का एडवांटेज है डिसएडवांटेज है ये आपने ध्यान में रखना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक थिंग विच कम्स अंडर दिस syllabus. Okay, in this we have not covered the kinetics of the disinfection, ये हमें करने का है। ठीक है, उसके बाद में वेल वाटर डिसइंफेक्शन ये हमें पढ़ना है। ठीक है, यूवी रेज हमने पढ़ लिया है
और यही दो टॉपिक है अपने इस डिसइंफेक्शन में जिसे हमें कवर करना है, और साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, एडवांस्ड एंड मिसलेनियस ट्रीटमेंट. Okay, so this is all about for today's class. If you have any doubt, so you can stay over here and you can ask any question, or else you can punch your roll number and you can